जी ने आपको नया आईना दिखाया है क्या? उस आईने में आपको ये नजर आया कि नहीं भाई हमारे तो चेहरे पर घूम थी इतने दिनों से, हम लोग गलत बहाली कर रहे थे, अयोग्य लोगों की बहाली हो रही थी। क्या तेजस्वी जी ने ही आपको ये कहा है? अमित तेजस्वी अमित जी अमित के जी माननीय अमित भाई मंत्री ने कहा है। हाँ ठीक है अमित भाई एक मिनट हिंगराज जी हिंगराज जी अच्छा ठीक है हिंगराज जी हाँ हिंगराज जी एक मिनट। हाँ नितेश आप अपनी बात कहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति का सरकार को याद आया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नियुक्त करने हैं, यानी अभी तक नहीं हुए थे ऐसे। बिल्कुल देखिए ये तो शर्मनाक बयान है, जो भी लोग ऐसा बयान दे रहे हैं शर्मनाक बयान है, चाहे वो कोई भी पद पे हो, मंत्री पद पर हो या प्रवक्ता हो। और सारिका पासवान जी हमको सुना के चली गई, होती तो उनका कान फट जाता सुन के सच्चाई। ये लोग बहाली को धंधा बनाना चाहते हैं, बिहार में बहाली को धंधा बनाना चाहते हैं। जब इनको परीक्षा लेना था तो पहले लेते, और ये बोल रहे हैं कि हकमारी नहीं होगी। एक बात बताइए, हम लोग जो कैंडिडेट हैं, हम लोग के जगह पर जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो भी परीक्षा देंगे, तो क्या हमारे सीट पर नहीं आएंगे? क्या वो सीट फिर से खाली नहीं होगी? तो फिर तो वही रेशियो रह जाएगा बिहार का। तो फिर से कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात करेंगे और शिक्षा की? जब सेम रेशियो वही रह जाएगा तो अब करके बहाली का फायदा क्या होगा? परीक्षा से हम नहीं डर रहे, परीक्षा से नहीं डर रहे, हम डर रहे हैं धांधली से। बिहार में धांधली चरम सीमा पे है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है अखिलेश जी, मतलब आज जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सब लोग चाहते हैं और ये बिहार की जरूरत है कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया ऐसी हो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आए। तो भाई इसका मतलब है ना कि आज आरजेडी के साथ आने के बाद इनको एहसास हो गया, तो अब तक क्या नीतीश कुमार ने जिनको भर्ती किया वो सब नाकाबिल थे, तो माफी मांगनी चाहिए फिर तो सरकार को। नहीं, एक तो मैं लगातार अगर अरे सुनिए हेमराज जी, अब आप बहुत बोले हैं, हेमराज जी तो हेमराज जी अब सुनिए आपने कह लिया हेमराज जी, फिर आप बोलिएगा। हाँ बोलिएगा आप। एक बात तो ये तय हो गया कि जब से ये आरजेडी के साथ सरकार में गए हैं नीतीश कुमार जी, उस समय से ये लोग जदयू के लोग ही, बाकी लोग की बात छोड़ दीजिए, आरजेडी तो ये साबित करने पर लगी ही है, जदयू के लोग भी ये साबित करने पर लगे हुए हैं कि इन 15 वर्षों 16-17 वर्षों में मुख्यमंत्री नकारा थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, उनके सारे निर्णय बेकार थे और बिहार को उन लोगों ने गर्त में ले जाकर के रख दिया। अब अच्छे निर्णय हो रहे हैं। मैं एक बात ये मैं पूछना चाह रहा हूं, एक झटके में बिहार के 8 लाख शिक्षकों को आपने अयोग्य साबित कर दिया और कहा कि फिर से एग्जाम दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी, क्या फिर से इंजीनियरिंग का एग्जाम दे सकते हैं? 10वीं फेल तेजस्वी यादव क्या फिर से 9वीं का एग्जाम दे सकते हैं? और ये अगर दे सकते हैं तो फिर दे करके दिखावे। मैं तो मैं जो पीजी किया हूं या ये रिसर्च किया हूं, मैं फिर से पीजी का एग्जाम दे करके शायद मैं वैसा नहीं कर सकूं। ये इतने काबिल है तो क्या दे सकते हैं? और ये कह रहे हैं कि फिर से एग्जाम देने के लिए, और फिर ये कह रहे हैं शिक्षकों में ये कितनी विषमता हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बहाली का नया धंधा शुरू होगा। इसमें जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको फिर से ये राज्यकर्मी बनाने के लिए पैसे वसूले जाएंगे और इस प्रकार से बड़ा स्कैम चलेगा। आरजेडी जो नौकरी के बदले में जमीन लेती है, इसी प्रक्रिया में फिर से इस बहाली को ले जाने का काम कर रही है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, बिहार को गर्त में ले जा रहे हैं और कुल मिलाकर के मनसा इनकी यही है कि बहाली नहीं हो, और बहाली नहीं होने के लिए सारा प्रपंच रचा गया है। और इसलिए मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं, इस प्रकार का काम नहीं करे। विपक्ष में हम लोग हैं, जबरदस्त संघर्ष होगा, ये बात समझ लिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे आप लोग। हम इन छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये जो नौटंकी के हुए नौटंकी नहीं चलने देंगे बिहार के अंदर। हाँ, हमारे साथ दिलीप भी छात्र नेता जुड़े हुए हैं। दिलीप, ये अपने आप में चौंकाने वाला बयान है कि मतलब सरकार में शामिल दल जेडीयू के प्रवक्ता, आरजेडी तो अभी नई नई सरकार में आई है, तो आरजेडी को तो मतलब समझिए बैठे बिठाए एकदम वाहवाही मिल गई कि जब यही जेडीयू के प्रवक्ता कह दें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षक, काबिल शिक्षक चाहिए, तो इसलिए हमें ये परीक्षा देनी होगी। यानी इससे पहले जो हो रहा था वो गलत हो रहा था बिहार में।
देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने और इन्होंने शिक्षक बहाली के लिए जो नियमावली लाया, जो प्रक्रिया लाया, वो पूरी तरह से दोषपूर्ण था। नियोजन इकाइयों में सही से बहाली नहीं होती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी शिक्षक बहाल हुए वे सभी अयोग्य होंगे, ये भी कहना सही नहीं है। हाँ, ये भी सही है कि 1.5 लाख शिक्षक जो है फर्जी बहाल हुए। पटना हाईकोर्ट में ये डाटा दिया गया है कि 1.5 लाख फर्जी शिक्षक बहाल हुए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में। दिलीप जी, मैं टोकना चाहूंगा, आप तथ्यों को सही कीजिए। सुन लीजिए, हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि फर्जी बहाल हुए, पूरी बात हकीकत है कि नियोजन इकाई ने उनका फोल्डर नहीं जमा, सरकार के टिकट नहीं मिल रहा है, सरकार गलत नहीं लीजिए, फर्जी नहीं कहा जाएगा। अमित, अरे भाई ये सुनिए ना, वो ये सरकार की तरफ से सरकार का बयान है, सरकार का बयान है ये, सरकार का ये हाईकोर्ट में दिया गया है कि 1.5 लाख फर्जी शिक्षक बहाल हुए, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में खत्म हो चुकी थी। फर्जी नहीं सुनिए तो भाई, उनका अरे भाई पूरी बात तो सुनिए, नहीं जमा कर, दोनों में अंतर होता है। पहले बात तो पूरी मेरी सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। कोई कह देगा तो सही को सही मैं कहूंगा, गलत को गलत ही कहूंगा। नियोजन इकाई से जो बहाली होती थी वो प्रक्रिया पूरी तरह से दोषपूर्ण थी और गलत थी, और सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी की मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सरकार अचानक से उठे और कोई बड़ा परिवर्तन ला दे। ये प्रक्रिया जो अभी सरकार ने लाई है ना, इसको 3 साल पहले 2 साल पहले बता देना चाहिए कि हाँ अगली जो बहाली आएगी 7वां चरण आएगा उसमें हम इस तरह से बहाली करेंगे। जब STET का आपने निकाला था उससे पहले आप बता देते। उस समय तो कहा गया कि जो STET पास होंगे सभी को नौकरी मिलेगी। विजय कुमार चौधरी जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि तो उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा जितनी वैकेंसी है, यानी कि सबकी नौकरी पक्की, और होली का पुआ खाएंगे शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति लेकर। लेकिन आज 2023 का होली भी बीत गया, लेकिन उन लोगों को नियुक्ति नहीं मिली। फिर बाद में क्या बोले, मेरिट इन मेरिट और नॉट इन मेरिट का खेल खेला विजय कुमार चौधरी जी ने। फिर क्या कहा विजय कुमार चौधरी जी ने कि ये तो पात्रता परीक्षा है, ये नौकरी कैसे मिल सकती है। तो उसी समय आप ये भी कह देते ना कि हम परीक्षा लेंगे। हम परीक्षा लेने का विरोध नहीं करते, लेकिन आपने समय गलत चुन लिया है। जो अभ्यर्थी 3 साल से 4 साल से सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, अभी नौकरी की बात थी, उनको नियुक्ति पत्र देने की बात थी एक तरह से, और उनके सामने आप ला रहे हैं कि हम परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेना गलत नहीं था। हम अभी भी मांग कर रहे हैं, हम आज से नहीं पिछले 4-5 साल से ये मांग कर रहे थे कि शिक्षकों की बहाली जो बिहार में होती है वो पूरी तरह से दोषपूर्ण है। नियोजन इकाई से बहाली नहीं होनी चाहिए। आज भी आप अगर सही से जांच करवा लीजिए तो कितने मुखिया पकड़े जाएंगे जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को पैसा लेके बहाल किया था। ये सच्चाई है। आज भी कई शिक्षक ऐसे हैं जो सही से अपना नाम भी नहीं लिख सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी शिक्षक जो बहाल हुए वे अयोग्य हैं। योग्य शिक्षक भी है लेकिन उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। तो इसलिए सरकार को चाहिए था कि आप पहले बता देते कि इस तरह की। अब तो सरकार खुद ही कह रही है। मैं चंद्रप्रकाश जी, लेकिन इसमें आपके पास, हाँ, इसमें जो है, इसमें जो ये STET पास है, सीटेट पास है, उनकी तो कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती है। वो लोग तो इस उम्मीद में थे कि उनको अब ज्वाइनिंग मिल जाएगा, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, सीधा विज्ञप्ति आएगा और बहाली हो जाएगी, उन लोग को नौकरी मिल जाएगी। हजारों ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने दूसरे परीक्षाओं की तैयारी छोड़ दी, शिक्षक बन ही गए जिस तरह से सरकार ने आश्वासन दिया था। तो ये सरकार ने दिलीप, हाँ, चंद्रप्रकाश जी, ये तो अब मतलब JDU के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि भाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमें देना है और इसके लिए जरूरी है कि प्रक्रिया बदल दी जाए, तो परीक्षा से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग शायद सरकार में आ गए, या कहें कि RJD के कोटे से शिक्षा मंत्री हो गए, इसलिए सरकार की आंख खुल गई कि भाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो गई। अभिषेक जी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तो कौन नहीं करेगा, सब लोग करेगा। जो शिक्षा ही नहीं होगा तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। हाँ, नहीं तो लेकिन अब ये सवाल यही है ना कि भाई ये नई नियमावली आ गई तब ये सरकार को ध्यान आया। इसका मतलब 16 साल से तो भाई सरकार गलत हो गई शिक्षा के मामले में। नहीं, पहले तो देखिए कोई भी शिक्षक की बहाली पहले भी जो हो रही थी, अब देखिए उसमें जहां दोष है, हमारे और साथी लोग बोल रहे हैं जो फर्जी नियुक्ति हुई है या जो है हाईकोर्ट भी उसका मॉनिटरिंग हाईकोर्ट के द्वारा भी हुआ है या ऐसे भी है, तो वो एक अलग चीज है। जो गलत है तो गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जनरल कोई इस तरह का परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए या कोई है कि साहब सब लोगों को सब गलत हैं या जितनी बहाली पहले हुई है वो अयोग्य लोग हैं, फिर से उनको परीक्षा देना होगा। इसमें थोड़ा और गौर कर लेना चाहिए था। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि अब जो शिक्षक बहाली होंगे
वो लोक सेवा आयोग के द्वारा बहाल होंगे और उनको सरकारी सेवक कहा जाएगा, सरकारी कर्मचारी कहा जाएगा, उनको संपूर्ण वेतनमान मिलेगा, सुविधा मिलेगा। इससे बढ़िया निर्णय सरकार नहीं ले सकती है शिक्षकों के भविष्य के बारे में। लेकिन दूसरी तरफ जो नियोजित शिक्षक हैं उसमें ये थोड़ा मापदंड उसमें देखना चाहिए कि इतने वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, तो कोई मान लो उनके स्किल के बारे में, कोई या नॉलेज के बारे में कोई एक ट्रेनिंग हो या कोई एक उनका एग्जामिनेशन हो। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन अगर देने के लिए कहा जाएगा तो शायद 3-4 लाख 4 लाख जो लोग हैं उसमें पता नहीं कितने लोग आएंगे, क्या आएंगे। तो उनकी चिंता तो होगी कि अब हमसे 15 वर्ष के बाद अगर आप एग्जाम खोज रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, तो कोई भी आदमी चिंतित होगा और लोग उसको देना नहीं चाहेंगे और होना भी नहीं चाहिए ऐसा। अगर 15 वर्ष से वो पढ़ा रहे हैं तो आप देखिए ना, फर्जी बहाली हुई है उनको निकालिए, या कोई ऐसे शिक्षक हो जिनको नाम भी नहीं लिखने आता है, जैसा हमारे साथी अभी एक बोल रहे थे। अगर इस तरह की बहाली कहीं से हुई है और किसी ने बहाली किया है तो जो बहाल हुए हैं केवल उनके ऊपर नहीं, बहाली करने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मुखिया लोगों का मुखियागिरी खत्म होना चाहिए। सरकार कैसे ऐसे लोगों को बहाल कर दिया? जिम्मा मुखिया के हाथ में दे दिया है तो गलत तो था ही, लेकिन अब गलत था और आप नियोजित शिक्षकों को अचानक से कह दीजिए कि नहीं सारे नाकाबिल हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आपके सारे लोगों को कहना गैर मुनासिब है, नहीं कहना चाहिए। उनके भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जो फर्जी बहाल हुए हैं या जो अयोग्य हैं, ऐसे लोगों को खोज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन जनरल नियोजित शिक्षक के बारे में ये धारणा बना लेना गलत है और कि वो एग्जाम देंगे तभी सफल कहा जाएंगे, ऐसा नहीं है। नियोजित शिक्षकों पर भी विचार होना चाहिए। समान काम समान वेतन का मांग लंबे समय से कर रहे थे ये लोग, अब तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना है, तो इन लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए और इसके लिए कोई तौर तरीका बनाना है, सुनिश्चित करना है। बिल्कुल, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस मामले में वाकई विचार करना होगा। संतोष जी देखिए, मेरा मानना है कि लालू राबड़ी सरकार ने जो आगे की थी 1500 रुपया में शिक्षा में, उसके बाद नीतीश कुमार जी ने किया 5000 रुपया में सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ। ये पूरी प्रक्रिया मुझे लगता है गलत। शिक्षा जड़ होती है किसी भी देश और राज्य की, मूल होती है शिक्षा। अगर शिक्षा व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी तो आपका बेस क्या बनेगा, क्या युवा आगे बढ़ेंगे। 5000 में शिक्षक रखने की तो भाई सोचना है, शिक्षक को पूर्ण सबसे ज्यादा वेतन मिलना चाहिए और सबसे अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, जो राबड़ी सरकार ने भी गलत किया और नीतीश जी ने भी गलत किया। मैं पैसे के मामले में कह रहा हूँ कि इतना कम वेतन अच्छा मित्र पंचायतों को दे दिया गया। तो अब जो बहाली वो तो बिहार में हालांकि बिहार में शिक्षकों की सैलरी या उनके अच्छे पैकेज के बारे में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की बड़ी तारीफ होती है कि जगन्नाथ मिश्र जी मुख्यमंत्री थे और उस दौरान शिक्षकों का वेतनमान ऐसा हुआ कि शिक्षक एक मतलब जिम्मेदार और इज्जतदार नौकरी बन गई। निश्चित तौर पर, और शिक्षक को सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए और सबसे ज्यादा वेतनमान मिलना चाहिए, सबसे अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए और उनको सरकारी सेवक मिलना चाहिए। जब बेस ही हमारा खराब होगा तो क्या हम भविष्य बना पाएंगे। और आज स्थिति हो गई है जो प्राइवेट स्कूल का जिस तरह से बोलबाला हो गया है, गरीब बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, गरीब बच्चों को मैट्रिक के बाद पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार की एक अच्छी पहल है। लेकिन शिक्षकों के लिए जो पुराने शिक्षक हैं उनको भी अस्थायी करने के लिए अलग से एग्जाम करना चाहिए, इसमें नहीं शामिल करना चाहिए। अब देखिए ना, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि अब इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जो सरकार या जो पार्टी 16-17 साल से सरकार में हो, उस पार्टी के प्रवक्ता आकर कह रहे हैं कि भाई परीक्षा से किसी को क्या दिक्कत है, बीपीएससी से अगर परीक्षा लेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, अच्छे काबिल शिक्षकों की बहाली होगी। तो भाई ये आपको 17 साल में समझ में नहीं आया कि आज आरजेडी के शिक्षा मंत्री हो गए उस कोटे से, तो उन्होंने शायद समझा दिया। तो अब लग रहा है मुख्यमंत्री को कि नहीं भाई गड़बड़ तो हो गया हमसे। गड़बड़ी तो निश्चित तौर पर ही भाई, शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई तो उसके लिए तो भाई लालू राबड़ी जिम्मेवार है, नीतीश कुमार भी काफी हद तक जिम्मेवार है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। कि जितने लोग आज लाइफ पर है, कोई अपने बच्चे को परिवार खानदान कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहूंगा। जी
बोलिए। हाँ अमित बोलिए अमित। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 2011 में जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ, उससे पहले तो भले ही सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ योजना थी, लेकिन 2011 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद अब तक बिहार में 2 लाख टीईटी परीक्षा पास शिक्षकों की बहाली हुई। जो एक कॉम्पिटिटिव लेवल का सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेट होता है, बिहार गवर्नमेंट ने 2011 और 2017 में सीटेट बीटेट लिया था, वो परीक्षा पास करके 2 लाख शिक्षक हम जैसे बहाल हैं। हमारी योग्यता को भी वो उन्हीं के साथ उस कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हमारा वेतनमान भी पुराने अमित नहीं तो चंद्र प्रकाश जी भी कह रहे थे और सब लोग कह रहे हैं ना कि सबको एक ही तराजू में नहीं तोलना है, वो तो सब लोग कह रहे हैं। हाँ संतोष, जो परीक्षा हुई उसमें भी शिक्षकों को सम्मान नहीं दिया गया, उतना कम वेतन टीईटी के बाद भी शिक्षक को जो सम्मान मिलना चाहिए। शिक्षक हमारे सिरमौर होते हैं, वो देश के भविष्य बनाते हैं, उनको जो सम्मान टीईटी आप अच्छी बात है, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए इससे ज्यादा तो ठेका पे शिक्षक जो लोग काम कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसा मिलती है। सरकार की जो है शिक्षकों को सबसे ज्यादा वेतनमान मिलना चाहिए और सबसे अच्छी गुणवत्ता देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। टीईटी बिल्कुल, मतलब देखिए इस चर्चा में एक बात निकली सारी बातों से, जो हेमराज जी के पास मैं चलूंगा कि हेमराज जी एक बात तो तय है कि सारे लोग ये मान रहे हैं कि पहले तो ये कि सबको आप एक ही तराजू पे नहीं तोल सकते। आपने जो ये सीटेट या बीटेट सफल अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक हैं उनको भी आपने वो पंचायत से हुई बहाली से जोड़ लिया शायद, तो गलती आपने की और खामियाजा ये भुगतें, ये नहीं चलेगा। गलती आपने की है, माफी आप मांगेंगे और भुगतेंगे इस तरीके से कि आप उनके लिए नियम दूसरा बनाइए। आप ये नहीं कर सकते कि गलती आपने की कि काबिल शिक्षक नहीं भर्ती किए या प्रक्रिया आपकी गलत थी, इसमें इनका क्या दोष है? आपने गलत किया, आप जानिए कैसे गलत किया। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए, आवाज जा रही है? जी जी। मेरा कहना है कि अगर बात गुणवत्ता की आ रही है, सुधार की आ रही है, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो शिक्षक बहाल होते हैं वो गांव में जो स्कूल है उसमें पढ़ाते हैं, जो सरकारी विद्यालय है उसमें ज्यादातर किस तरह के बच्चे होते हैं? जो ज्यादातर तो ये देखिएगा, सब लोग जानते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, ज्यादातर अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे सरकारी स्कूल में होते हैं। जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समाज के लोग होते हैं, उनके बच्चे ज्यादा सरकारी विद्यालय में होते हैं। ये सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं ये कहता हूं कि अगर सरकार का प्रयास है कि एक अच्छे और गुणवत्ता शिक्षा जो है उनको दी जाए, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए एक अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे शिक्षकों की बहाली की जाए, और पिछली बहाली का बात जो सभी लोगों ने उठाया, हमारे भाई अखिलेश जी ने भी उठाया, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, मैं सुन रहा। आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि सारे लोगों की बातों को मैं सुन। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जो बहाली हुई है, जैसे अभी एक साथी ने उठाया कि जो है उसमें कुछ फर्जी शिक्षक की पहचान की गई, फर्जी डिग्री, फर्जी या जो भी हो जांच हुआ उसमें वो गलत पाए गए, तो वो गलत है। ठीक है, उनको पहचान करके उनको तो सरकार अपना कार्रवाई कर रही है उसको हटाने के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं कहता या सरकार की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं है कि जितने सारे शिक्षक हैं सब गलत हैं या सब अयोग्य हैं, लेकिन उसमें तो इस बात की पहचान की गई है कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं जिनकी गलती पकड़ी गई है, फर्जी कागजात के मामला हो या फर्जी तरीकों से किसी तरह से जो उनकी गलतियां थी वो पकड़ी गई है और वो चिन्हित कर लिया गया है, लिस्टिंग भी हो गया है, प्रक्रिया भी चल रही है। तो इस पर सब लोग को एक तराजू पर तोलना ये कहीं से मुनासिब नहीं, और सरकार तो आप ही कर रहे हैं भाई, नहीं हो रहा है कि ये आप किसको बता रहे हैं? सभी शिक्षक तो आप दूसरे को बता रहे हैं, कर आप ही रहे हैं सब। आपने तो ऐसी बात कर दी हेमराज जी, मुझे तो हालांकि मैं ये बात मजाक में कह रहा हूं कि मुझे तो लग रहा है कि आप कहीं आरजेडी तो नहीं ज्वाइन करने वाले हैं। बात नहीं है, बात है कि जो गरीबों के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, इन लोगों की मंशा कभी नहीं होती कि बच्चों के अंदर भी एक अच्छी शिक्षा मिले। अरे कैसी बात करें हेमराज जी, शिक्षा दी जाए, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप अपनी ही फजीहत करा रहे हैं, आप अपनी ही फजीहत करा रहे हैं,
आपने पहले कह दिया कि शिक्षक, एक मिनट अमित एक मिनट, आपने पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे सवाल उठा दिया, अब आप कह रहे हैं कि उसमें तो गरीब और पिछड़े तबके के लोग ही जाते हैं। भाई ये किसका दोष है कि अगर 16 साल में आपने सरकारी विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं की जहां मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग जा सके, तो ये आपका दोष है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे तो लग रहा है कि आप आरजेडी को ज्वाइन करने वाले हैं, आप जेडीयू की फजीहत करा रहे हैं, स्कूल में दिखाई पड़ रहा है और अपनी ही पार्टी की फजीहत कराने में आप लगे पड़े हैं। हर तरह का सुख सुविधा दे करके उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए, उनके शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिए काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं सर, आज के तारीख में 90 के दशक में 80 के दशक में कितने लोग निजी विद्यालय में पढ़ते थे? आप, हम और हमसे जो सीनियर लोग थे, क्या वो निजी विद्यालय में पढ़ते थे? 90 के दशक तक तो अच्छी शिक्षा होती थी ना सरकारी विद्यालयों में। अगर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा खराब हुई तो उसके लिए दोषी कौन है? आप लोग पिछले 20-25 साल से शासन में आपने शिक्षकों की बहाली नहीं, विद्यालयों में शिक्षकों के लाखों पद खाली रहे। मध्य वर्ग का आज बच्चा सरकारी विद्यालय क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वहाँ विषयवार शिक्षक नहीं है सर, बैठने की व्यवस्था नहीं है सर, वहां पर उचित संसाधन नहीं है सर, इसलिए नहीं जाता मध्य वर्ग का बच्चा। आप व्यवस्था कीजिए ना, आप विषयवार शिक्षकों की बहाली कीजिए, लाखों पद जो खाली है उनको भरिए, जो कंप्यूटर की व्यवस्था वो कीजिए, सब फैसिलिटी दीजिए, जाएंगे बच्चे वहां पर। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। हाँ हाँ, समय नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं वेटरनरी डॉक्टर का बेटा हूँ और मैंने अपने जीवन में 1 घंटे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में शिक्षा नहीं ली है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल इस क्लास से आता हूं जहां शिक्षा नहीं थी। मैं वेटरनरी डॉक्टर का बेटा हूं। मैं अगर उस समय हमारी जरूरत होती तो मैं प्राइवेट में जरूर पढ़ता, लेकिन मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूं, 1 घंटे में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़े। क्या बात ये करते हैं? इन लोगों की सरकार 30 वर्ष से ज्यादा से चल रही है और इसी 30 वर्ष में इन लोगों ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 30-32 वर्ष पहले बीजेपी की सरकार थी, ये बीजेपी की सरकार नहीं थी। चंद्र प्रकाश जी सुन रहे हैं, बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूं, 1 घंटे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ा हूं। कहाँ ले गए 30 वर्षों से मैं इन सरकारी शिक्षा व्यवस्था को? शर्म आनी चाहिए इसके लिए कि आप ले गए। मुझे भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भाई मैंने भी सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है, तो लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मुझे चंद्र प्रकाश जी, मुझे वाकई डाउट है कि आज तो आरजेडी वाले हिमराज जी को सम्मानित करेंगे। मुझे लगता है कि कहीं हिमराज जी आरजेडी न ज्वाइन करने वाले हो, मुझे तो इसका भी डर लग रहा है। जिस तरीके से अपनी ही पार्टी के आप हिमराज जी फजीहत करा रहे हैं, आरजेडी वाले आज आपको सम्मानित करेंगे कि भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया। देखिए, कुछ लोगों की मंशा होती है, कुछ पार्टियों की मंशा होती है कि सरकार चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, जो विपक्ष में बैठे हैं उनका नियत होता है कि भाई विरोध कर। कहाँ कोई कोस रहा है आपको? काम कर रहे थे, जरा देखिए, अब आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसके पहले गलत काम कर रहे थे। विजय चौधरी जी नकारा शिक्षा मंत्री थे, नीतीश कुमार जी से शिक्षा की व्यवस्था नहीं ठीक हो रही थी। अब चंद्रशेखर जी अच्छी व्यवस्था करेंगे, तेजस्वी जी अच्छी व्यवस्था करेंगे, तेजस्वी जी और चंद्रशेखर जी अच्छी व्यवस्था करेंगे। आपसे ये व्यवस्था अच्छी नहीं हो रही थी, ये बात आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, विजय चौधरी जी से नहीं हो रहा था। शिक्षा में काफी सुधार हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अखिलेश जी ठीक है। हिमराज जी हमारे पास वक्त नहीं है, हिमराज जी बस नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। हिमराज जी बस इतना ही कहेंगे कि आप नियोजित जो शिक्षक पहले से हैं उन पर फिर से विचार करें। इस नियमावली को ऐसा न बना दें कि बेवजह की और समस्या खड़ी हो जाए, मामला लटक जाए। अगर वाकई आप चाहते हैं कि वाकई पारदर्शी तरीके से सब कुछ हो, तो जरूर आपको बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नियोजित शिक्षक हैं वो चंद्र प्रकाश जी आपके सहयोगी हैं, वो भी कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, और जो शिक्षक संघ है वो भी मांग कर रहा है। उनके साथ कम से कम इंसाफ करिए जो पहले से शिक्षक हैं। बस अब इतना ही कहेंगे। अब बाकी आपकी सरकार को तय करना है कि आप लोग क्या करेंगे। अब फिर से आप कहेंगे कि बीपीएससी की परीक्षा दो, तो ये गलत है। आप डिपार्टमेंटल को एग्जाम ले लीजिए, उनसे आप देख लीजिए कि उनमें कितनी क्वालिटी है या नहीं है। अमित, आप इसके लिए तैयार है ना कि डिपार्टमेंटल अगर कोई परीक्षा होगी तो आप लोग उसके लिए तैयार? डिपार्टमेंटल परीक्षा जो होती है, विभागीय परीक्षा होती है, प्रोन्नति के लिए वो ली जाए। हम बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। नई बहाली में हम शामिल नहीं होंगे।
हमको प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा के लिए कहा जाए हमने। बस मुझे लगता है कि ये ठीक है।